नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल के अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम के बारे में। जी हाँ, और ये वीडियो जो है आपका डेली डोज ऑफ ज्योग्राफी कवर करेगा और आपका करंट अफेयर भी कवर करेगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे और जो स्केल्स है इसके अलग अलग आज की तारीख में कौन सी स्केल यूज़ होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा आप एंड तक देखेंगे और बात हम कर लेंगे कि किस तरह से गूगल जो है वो अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम बना रहा है विद द हेल्प ऑफ सबमरीन केबल्स। ये हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अनअकैडमी और केवीईडीयू कुमार भरत एजुकेशन। मोर देन 2 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। यहाँ पे आपको क्लास पीडीएफ मिलती है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग टास्क भी करते हैं जिसको मैं एंड में बताने वाला हूँ। और गाइस, एक अच्छी खबर है, हमने रिसेंटली 100 सब्सक्राइबर क्रॉस किए हैं। आपका मुझे सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है, तो मैं चाहूँगा ये आप सपोर्ट बरकरार रखेंगे। जितने भी नए लर्नर्स हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह से बेल आइकन दबा के रखेंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर आपकी क्लास का टाइमिंग क्या होता है, तो आप पहली बात तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए और टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा क्लास कब कब आने वाली है और हम क्या पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, इसके अलावा हमारा एक यूजीसी नेट का टेलर मेड ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट होने वाला है जिसके अंदर हम यूजीसी नेट ज्योग्राफी की 10 की 10 यूनिट्स कवर करेंगे और वो हम 3 से 4 महीने के अंदर कवर कर लेंगे। और इसके अंदर बेसिकली मैं आपको डेली लाइव क्लासेस दूंगा, मॉक टेस्ट कराऊंगा, डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी और रिवीजन क्लासेस भी होंगी। तो एक तरीके से आपका पूरा कंप्लीट असिस्टेंस हो रहा है यूजीसी नेट ज्योग्राफी का। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं, एक अफोर्डेबल फी के अंदर इसको मैंने कोशिश की आपको देने के लिए। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा गूगल फॉर्म, इसको आप फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका यूजीसी नेट का ज्योग्राफी का फर्स्ट लेवल का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फॉर द पेड कोर्स। ठीक है, हमारे वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं जिससे आपका पार्टिसिपेशन बना रहे, आपका मन लगा रहे ज्योग्राफी से। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई लॉकडाउन पीरियड के अंदर पढ़ने का मन नहीं करता है, तो आपको डेली टास्क मिलते हैं, आपका मन करता है पढ़ने का, डेली आपको एक गेम की तरह लगता है। तो मैंने रिडल स्टार्ट की है, ज्योग्राफी रिडल्स बाय शुभेंदु मुखर्जी, जो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूँ। तो अगर आप उसको अवेल करना चाहते हैं वो सर्विस को, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जो लोग भी इस टास्क को कंप्लीट करते हैं, जो भी रोज की रिडल को कंप्लीट कर रहे हैं, उनका नाम मैं यहाँ पे अनाउंस करता हूँ और कुछ वीडियो के एंड में आपको मिलता है क्वेश्चन ऑफ द डे। यानी कि एक वीडियो के अंदर आपको 3 चीज़ें मिल रही है, वीडियो का कंटेंट तो मिल ही रहा है, साथ के साथ आपको रिडल का सॉल्यूशन मिल रहा है और आपको क्वेश्चन ऑफ द डे भी मिल रहा है। यानी कि 3 चीजें आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल रही है। तो इस तरह से आपका वीडियो जो होता है वो स्टैंड अपार्ट बनता है दोस्तों। ऑलराइट, सो आज सुबह मैंने टेलीग्राम चैनल पे शुभेंदु नेट ज्योग्राफी पे ये रिडल पोस्ट की थी और इसको देख के आपको बताना था आंसर क्या है। पिक्चर दे रखी है, ये है बेसिकली मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल और ये दे रखा था कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द इन्वेंटर ऑफ द मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। इसमें 2 नाम दे रखे हैं, उसके बाद बता रखा है बोथ ऑफ दिस और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, बोथ ऑफ दिस। थॉमस सी हैंक्स और हीरो कानामोरी, ये है अमेरिकन, ये है जापानीज। इन्होंने 1979 के अंदर ये मॉडिफाइड मैग्नीट्यूड स्केल का डिस्कवरी किया था और ये कैसे रिक्टर स्केल से अलग है और रिक्टर स्केल आज की तारीख में क्यों यूज़ नहीं किया जाता है, इस वीडियो के अंदर हम वो सब बात करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे, वीडियो को कोई छोड़ेगा नहीं और छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी मिल रहा है। देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिए हैं। मनीषा ने सही दिया है, नहीं 20 का नहीं होगा, इसका सही आंसर सी होगा। तो 20 का सही आंसर नहीं है, सही दिया है मोइन खान ने, शुभजीत ने सही दिया है, इसके बाद सुष्मिता ने सही दिया है, न्यूमैन ने सही दिया है, मिनी रस्तोगी ने बी कहा है, जबकि उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है लेकिन उन्होंने बी कहा है, लेकिन इसका आंसर सी होगा। ज्योति चक्रवर्ती ने बी दिया है, सी होगा आंसर, दोनों हैं इसके। पिंटू दे, मोहम्मद फैजल, नीमा कुमारी नहीं है, गीतांजलि ने सही दिया है, स्वीटी शर्मा ने सही दिया है, सूरज ने सही दिया है, श्वेता ने सही दिया है, लक्ष्मी ने सही दिया है, आलिया ने सही दिया है, श्रुति वर्मा ने, किरण ने, बेबश्री महंता ने, चांदनी सोनी ने और मेघा जैन ने, यानी कि बाद के लोगों ने सही दिया है और शुरुआत के कुछ लोगों ने थोड़ा सा कंफ्यूज होकर दिया है। दोनों ही लोगों ने साथ में मिलकर इन्वेंट किया था मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, जिसको हम डिस्कस करेंगे हम ये क्या है, रिक्टर स्केल से कैसे अलग है, तो डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। तो अर्थक्वेक हम पता है कि अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी है। तो ये एनर्जी कहाँ रिलीज होती है, हम ये जानते हैं कि हमारी जो पूरी अर्थ है वो कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर डिवाइड है। 7 मेजर प्लेट्स है और 15 माइनर प्लेट्स हैं और इन टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है अलॉन्ग द बाउंड्रीज। बाउंड्रीज कितने टाइप की है, 3 तरह की बाउंड्री है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, इन बाउंड्रीज प्लेट का मूवमेंट होता है। तो जब भी इन प्लेट का मूवमेंट होता है तो वहाँ पर एक रिलीज ऑफ एनर्जी हमें देखने को मिलता है। जब बहुत बार ऐसा होता है कि प्लेट एक दूसरे प्लेट के ऊपर चले गई है या एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चले गई है, तो उससे क्या होता है, कंपन पैदा होता है। उस कंपन को हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स। ठीक है, सिस्मिक वेव्स जब ट्रैवल होते हुए जैसी सरफेस पे आती हैं तो फिर होता है अर्थक्वेक। वो जो कंपन रिलीज हुआ है, जो एनर्जी रिलीज हुई है, वो जो ट्रैवल होते हुए, ठीक है, फोकस से ट्रैवल होते हुए जैसे ही वो सरफेस पे आती है तो अर्थ की जो बॉडी है, जो क्रस्ट है, वो शेक करने लगती है। उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं, जो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो अर्थक्वेक क्या है, इट इज अ शेकिंग ऑफ द ट्रैवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। ये बात को ध्यान रखनी है, इस तरह से अर्थक्वेक होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स देख लेते हैं अर्थक्वेक से एसोसिएटेड क्या टर्म्स हैं। पहला है फोकस। फोकस बेसिकली वो पॉइंट है जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ है, जहां पर एनर्जी का रिलीज हुआ है, यहाँ से रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, उसको हम फोकस कहते हैं। ठीक है, इसको हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। उसके बाद एक टर्म होता है एपिसेंटर। ये बेसिकली दोस्तों वो है एपिसेंटर, वो पॉइंट है जहां पर सबसे पहले जो वो कंपन रिलीज हुआ है, जो सिस्मिक वेव रिलीज हुई है, सबसे पहले जहां पर आकर टकराती है उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। और ये नॉर्मली फोकस के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा डायरेक्टली इसके अबव ही होता है। ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। फोकस से एपिसेंटर जो है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और यहाँ पे सबसे पहले जाकर सिस्मिक वेव्स टकराती है। ये जो आप कंपन देख रहे हैं, ये जो आप तरंगे देख रहे हैं, यही सिस्मिक वेव्स है। जब एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पर, जब दो प्लेट टकराती हैं या एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर जा रही है, तो उससे कंपन बन रहा है। कंपन को हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं, जो दो तरह की है आप जानते हैं। सिस्मिक वेव दो तरह की होती है, एक होती है बॉडी वेव्स, एक होती है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स वो होती है जो अर्थ की बॉडी से ओरिजिनेट हो रही है और बॉडी से ओरिजिनेट होते हुए वो सरफेस पे पहुंच रही है, तो वो दो तरह की है। एक है प्राइमरी वेव्स, एक है सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स पहले आती है, सेकेंडरी वेव्स थोड़ा लेट आती है। उसके बाद एक और एक है सरफेस वेव्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जो सरफेस पे ओरिजिनेट हो रही है, यानी कि यहाँ से जब एनर्जी रिलीज हुई, रिलीज होने के बाद जैसे ही वो यहाँ पर पहुंची या यहाँ पर पहुंची या यहाँ पर पहुंची, सरफेस पे पहुंची, तो सरफेस पे होने के बाद यहाँ पे शेकिंग हुई, तो यहाँ पर भी एक कंपन हुआ अर्थ की सरफेस पे, तो इसको हम कहते हैं बॉडी वेव्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सरफेस वेव जो होती है, सॉरी, इसको हम सरफेस वेव्स कहते हैं। सरफेस वेव जो होती है वो फोकस पे ओरिजिनेट होती है, यहाँ पर होती है हमारी बॉडी वेव्स। और इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और जो सरफेस वेव्स होती है वो नॉर्मली एपिसेंटर पे ओरिजिनेट होती है, यानी कि अर्थ सरफेस पे ये ओरिजिनेट होती है। यहाँ पर आपको सरफेस वेव्स देखने को मिलेगी। सरफेस वेव्स भी दो तरह की होती है, लव वेव्स और रिलीज वेव्स। इसको हम पहले कवर कर चुके थे, इस चैनल पे भी इसको हम कवर कर लेंगे, वापस से मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बॉडी वेव्स कहाँ ओरिजिनेट होती है, तो आपको बोलना है कि बॉडी वेव्स हमेशा फोकस पे ओरिजिनेट होती है, और सरफेस वेव्स कहाँ ओरिजिनेट होती है, वो हमेशा एपिसेंटर पे ओरिजिनेट होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये आप लाइन्स देखेंगे, आइसोसिस्मिक लाइन्स। आइसो जहाँ भी लग जाता है, मतलब ये वो इलाके हैं, उन इलाकों को जोड़ती है आइसो लाइन, जहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ जोग्राफिकल फिनोमेना हो रहे हैं, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे वो क्लाउडलीनेस हो, चाहे वो सनशाइन हो। तो आइसोसिस्मिक लाइन्स मतलब ये येलो लाइन आप देख रहे हैं, यानी कि जूनागढ़ हो गया या अमरेली हो गया या चाहे अहमदाबाद हो गया, ये वो इलाके हैं जहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ अर्थक्वेक सिस्मिसिटी या सेम अमाउंट ऑफ अर्थक्वेक एनर्जी रिलीज हमें देखने को मिलता है। यानी कि आइसोसिस्मिक लाइन्स उन इलाके को जोड़ती है जहाँ पर रिक्टर स्केल पे पैमाना सेम आता है, ठीक है। तो गुजरात का ये मैप है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई आइसोसिस्मिक लाइन्स क्या करती है, किन इलाकों को जोड़ती है। ये उन इलाकों को जोड़ती है जहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ अर्थक्वेक एक्टिविटी या रिक्टर स्केल हमें देखने को मिलता है। ये बात को ध्यान रखनी है। तो ये हो गया अर्थक्वेक का बेसिक्स। जहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है वो कंपन होता है, उस कंपन को हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। दो तरह की होती है, एक होती है बॉडी वेव्स, एक होती है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स फोकस से ओरिजिनेट हो रही है, ये दो तरह की है, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। फिर ये यहाँ से सरफेस होते हुए जैसे ही सरफेस पे आती है तो सरफेस पे कंपन होता है, तो उसको हम कहते हैं सरफेस वेव्स। ये भी दो तरह की होती है, लव वेव्स और रिलीज वेव्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, इसी तरह से आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर ये यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई और इस तरह से कंपन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि एनर्जी जो है ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पर जो वेव्स होंगी वो बॉडी वेव्स है, और यहाँ पर जो वेव्स हैं ये वाली जो है ये है हमारी सरफेस वेव्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, फिर क्या होता है, जैसे ही एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई, यहाँ से ऊपर गई, सरफेस पे जैसे टकराई, तो यहाँ पर कुछ ग्राउंड स्टेशंस होते हैं जो अर्थक्वेक की वेव्स को मॉनिटर करते हैं, और वहाँ पर लगे हुए होते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ बेसिकली ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक के कंपन को मेजर करता है। फिर ये कंपन को मेजर करने के बाद इस तरह से अपनी रीडिंग देता है। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है वो बॉडी वेव्स है और ये सरफेस वेव्स है। और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जो है सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड होती है प्राइमरी वेव्स, उसके बाद सेकेंडरी वेव्स और उसके बाद होती है सरफेस वेव्स। इसमें आप देखेंगे ये जो आप हाइट देख रहे हैं इसको हम कहते हैं वेव एम्पलीट्यूड, जिसको मैं आगे बताऊंगा। यानी कि ये हाइट अगर जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, इसको मैं बताऊं, ये जो हाइट अगर जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जो सिस्मिक वेव्स है वो डिस्ट्रक्टिव है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसी वजह से सरफेस वेव जो होती है दोस्तों वो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है। सबसे ज़्यादा तबाही जो है वो सरफेस वेव से होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये आती है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सेकेंडरी वेव्स और उसके बाद आती है हमारी सरफेस वेव्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सब सिस्मोग्राफ के अंदर रिकॉर्ड होती है, ठीक है। फिर ये इसको रिकॉर्ड करने के बाद इसको एक स्केल के अंदर बांट दिया जाता है, इसको स्केल के अंदर मेजर किया जाता है, जिसको हम जानते हैं, इसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं। रिक्टर स्केल बेसिकली क्या कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को बता रहा है कि यानी कि जब एनर्जी रिलीज हुई तो उसकी तीव्रता क्या थी और अर्थक्वेक की तीव्रता क्या होने वाली है। तो यहाँ पर 0 से 9 तक इसकी रीडिंग होती है। 0 से 9 तक इसको होते हैं कि भाई रिक्टर पैमाना क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक इलाके पे 5 रिक्टर स्केल पे आया है अर्थक्वेक और एक पे 8 पर आया है, तो 5 से 8 में फ़र्क ये हो जाएगा जैसे ही आप 5 से 6 जाएंगे या 6 से 7 जाएंगे, यानी कि जैसे ही आप रिक्टर पैमाना 5 से 6 जाते हैं,
जैसे ही आपने रिक्टर पैमाना 1 क्रॉस किया तो 10 गुना जो है वो अमाउंट ऑफ शेकिंग बढ़ जाती है और 33 गुना अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या होगा, 1 2 3 यानी कि 30 गुना ज़्यादा अमाउंट ऑफ शेकिंग बढ़ जाएगी। और 33 इंटू तो आप कर लीजिए 3, 33 इंटू 3 कर लीजिए तो आपको पता पड़ जाएगा कि उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि 1 से 2 आने पे, 2 से 3 आने पे, 3 से 4 आने पर 10 गुना ज़्यादा अमाउंट ऑफ शेकिंग बढ़ जाती है और 33 गुना अमाउंट ऑफ रिलीज हो जाती है। रिक्टर स्केल को चार्ल्स रिक्टर ने इन्वेंट किया था 1930s के अंदर, और ये बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि अर्थक्वेक की तीव्रता बताता है। ठीक है, और इसके बाद एक स्केल है मॉडिफाइड मर्सली स्केल। ये बेसिकली किया था इसको मर्सली ने, ये एक इटालियन है जोग्राफर, इन्होंने भी 1930s के अंदर ही किया था। ये बताते हैं कि अर्थक्वेक होने के बाद जो दुर्घटनाएं हुई हैं, जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जो तबाही हुई है, उसका भी एक आंकड़ा होना चाहिए। तो ये मॉडिफाइड मर्सली स्केल बताता है कि अर्थक्वेक के बाद जो तबाही हुई है उसका क्या आंकड़ा है। यहाँ से 1 से लेकर ये 12 तक होता है इसका स्केल, 1 to 12 आप देखेंगे। अगर 12 लेवल की तबाही हुई है मतलब डैमेज टोटल हुआ है। वेव्स सीन ऑन द ग्राउंड सरफेस ऑन द साइड लेवल, डिस्टॉर्टेड ऑब्जेक्ट्स थ्रोन अप इन द एयर। ठीक है, उसके बाद आप अलग अलग देख सकते हैं। 5 पर क्या होता है, फेल्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, सेकंड पे क्या होगा, फेल्ड बाय फ्यूअर पर्सन। इस तरह से इसको बताया गया है मॉडिफाइड मर्सली स्केल। तो मॉडिफाइड मर्सली स्केल बता रहा है कि भाई अर्थक्वेक से होने वाली तबाही और कैजुअलिटीज कितनी हुई है, और रिक्टर स्केल बताता है कि भाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी की तीव्रता क्या थी, यानी कि इंटेंसिटी बताता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब रिक्टर स्केल को क्यों यूज नहीं किया जाता है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, उससे पहले जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिक्टर स्केल काम कैसे करता है। तो दोस्तों रिक्टर स्केल जो है वो जो है 2 रीडिंग्स लेता है और उसके बाद उस रीडिंग के आधार पर वो अपने रिक्टर स्केल पे एक पैमाना देता है। तो नॉर्मली रिक्टर स्केल जो सिस्मोग्राफ से हो रहा है वो बेसिकली वेव के अंदर 2 चीजें देखता है, एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस। ठीक है, एम्पलीट्यूड डिस्टेंस देखता है। अब एम्पलीट्यूड क्या है, पहले आपको एम्पलीट्यूड जानने से पहले पता होना चाहिए कि वेव का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो ये वेव का बेसिक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ये इसको बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो हिस्सा है ये ट्रफ है, इसका ऊपर वाला हिस्सा, और ये इसका है, सॉरी ये है इसका क्रेस्ट और ये है इसका ट्रफ। ये बात को ध्यान रखनी है। ऊपरी हिस्सा जो होता है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले को हम ट्रफ कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर 2 टर्म्स आते हैं, एक होता है एम्पलीट्यूड और एक होता है वेवलेंथ। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। ये वेव का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें 2 टर्म्स आते हैं, एक होता है एम्पलीट्यूड और एक होता है वेवलेंथ। तो भाई 2 सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो होगी वो कम होगी, और वेवलेंथ अगर कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होगी। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा है, जो मैं वापस बता दूंगा। ठीक है, एक होता है वेव हाइट। ठीक है, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, यानी कि वेव की हाइट कितनी थी। ठीक है, एक वेव अगर ये है और एक वेव अगर इतनी ज़्यादा हाइट पर है, फिर एक वेव इतनी है, एक वेव इतनी हाइट पर है, तो जो ये लंबी हाइट वाली वेव होगी ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। ये कहता है रिक्टर स्केल। ठीक है, तो रिक्टर स्केल जो है वो 2 तरह की रीडिंग लेता है सिस्मोग्राफ पर, एक तो वेव डिस्टेंस की और एक वेव एम्पलीट्यूड की। तो एम्पलीट्यूड जो है वो मिलीमीटर्स में मेजर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये रिक्टर स्केल में देखो 2 रीडिंग होती है, एक एम्पलीट्यूड होता है और एक डिस्टेंस होता है। तो एम्पलीट्यूड तो बेसिकली मेजर कर लेते हैं कि मिलीमीटर्स के अंदर वेव की हाइट कितनी ऊपर गई है, और एक होता है डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है, तो उसको मेजर किया जाता है एस के अराइवल टाइम और पी के अराइवल टाइम को जब हम माइनस कर देते हैं तो भाई उस पर्टिकुलर वेव का हमें डिस्टेंस पता पड़ जाता है कि भाई इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो जब ये 2 आंकड़े हमारे पास आते हैं उसको फिर मेजर करके हम इसका एक स्केल देते हैं, 0 से लेकर 9 तक, इसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं। जैसे ही आप 6 से 7 पे जाएंगे या 4 से 5 में जाएंगे तो क्या होगा, 10 गुना शेकिंग बढ़ जाएगी और 33 गुना अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से इन दोनों को लेकर फिर यहाँ पर एक स्केल दिया जाता है। ठीक है, जिसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं। अब इसकी लिमिटेशन ये है दोस्तों कि कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है जिसको रिक्टर स्केल कैलकुलेट ही नहीं कर पाता, यानी कि रिक्टर स्केल अंडर एस्टिमेट करता है लार्ज अर्थक्वेक्स को। दूसरी बात कि भाई अर्थ के नीचे जो भी सिस्मिक एक्टिविटी चल रही है, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको वो रिकॉर्ड हो पाएगी। हाई फ्रिक्वेंसी वेव जो होती है वो रिकॉर्ड हो पाती है, लेकिन जो एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी है वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती। रिक्टर स्केल जो है वो लो फ्रिक्वेंसी सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, इसीलिए रिक्टर स्केल बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, इसी वजह से आया है हमारा मैग्नीट्यूड मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल जो है वो सिस्मिक रिक्टर स्केल का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, और ये बिल्कुल एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि इसको ये बेसिकली सिस्मिक मूवमेंट पे आधारित है। सबसे पहले देखते हैं इसको ओरिजिनेट किसने किया है, किसने बनाया है। 1979 के अंदर इसको जापानीज सिस्मोलॉजिस्ट हीरो कानामोरी और अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट थॉमस सी हैंक्स ने बनाया है। इसको इन्होंने अपग्रेड ही किया है। इसके अंदर बेसिकली ये बता रहे हैं कि भाई ठीक है, 2 प्लेट टकरा रही है, टकराने के बाद जो वेव जनरेट हो रही है, अगर उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हुई है। ये रिक्टर स्केल है, आप यहाँ पे देखेंगे। अगर हाइट बहुत ज़्यादा है तो मतलब ये देखो यहाँ पर अगर 50 हाइट हो गई, 50 हाइट हो गई तो मतलब रिक्टर स्केल देखो 6 से 5 के बीच में आ गया है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे हाइट 1-2 है तो रिक्टर स्केल यहाँ पे 3 से 4 के बीच में होगा, 3 से 2 के बीच में होगा। यानी कि रिक्टर स्केल जो था वो वेव हाइट की बात करता है, एम्पलीट्यूड की बात करता है, लेकिन ये बोलता है कि सिस्मिक मूवमेंट कितना हुआ ये बताओ। सिस्मिक मूवमेंट मतलब जब 2 प्लेट टकराई तो टकराने की वजह से 2 प्लेट के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
वो ये बताता है। तो मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल जो है इट मेजर्स द अर्थक्वेक इन टर्म्स ऑफ द सिस्मिक मूवमेंट। सिस्मिक मूवमेंट मतलब दो प्लेट्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। आप देखेंगे ये प्लेट यहाँ से यहाँ चली गई है, तो पहले तो ये सिस्मिक मूवमेंट मेजर करते हैं कि भी कितना हुआ, कितना डिस्टेंस जो हुआ प्लेट्स के बीच में सिस्मिक मूवमेंट। दूसरी बात, ये जितना भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसके पीछे कितना फोर्स लगा है। समझ में आई बात। दो प्लेट टकराती है, उससे सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट होती है, उसकी अगर आप हाइट मेजर कर रहे हैं तो वो रिक्टर स्केल है। लेकिन दो प्लेट टकराने के बाद दो प्लेट्स का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ठीक है, वो अगर आप मेजर कर रहे हैं, और उस डिस्प्लेसमेंट में कितना फोर्स लगा है वो अगर आप मेजर कर रहे हैं, ये दो चीज मेजर कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। तो मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल बेसिकली क्या मेजर करता है, सिस्मिक मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। दूसरा, इट मेजर्स द फोर्स नीडेड टू जनरेट दैट सिस्मिक मूवमेंट। उस सिस्मिक मूवमेंट में कितना फोर्स लगा है और वो सिस्मिक मूवमेंट कितना हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो होता है मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। तो इससे ये क्या होता है, अर्थ के क्रस्ट के नीचे माइन्यूट से माइन्यूट भी अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं तो मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल इसको मेजर करेगा और इसका एक आंकड़ा दे देगा। तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। 1979 के अंदर इसको बनाया था हिरो कानामोरी और थॉमस सी हैंक्स ने। एक जापानीज है, एक अमेरिकन है, और यही आज की तारीख में मॉडर्न सिस्मोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है। यूएस इसी को यूज़ करता है, इंडिया भी इसको यूज़ करता है। तो ये इसका एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये है बेसिकली हमारा मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, और यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं। द रिक्टर स्केल रेट्स द अर्थक्वेक ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि साइज ऑफ सिस्मिक वेव्स। पर जो मोमेंट मैग्नीट्यूड है वो बताता है कि वो इट रेट्स द अर्थक्वेक ऑन द बेसिस ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज, यानी कि पहले तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट में फोर्स कितना लगा है, तो उससे आपको पता पड़ जाएगा कि भाई टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई है। उससे आप पता लगा लेते हैं कि भाई एक्चुअल अमाउंट ऑफ जो अर्थक्वेक है उसकी तीव्रता क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका मोमेंट मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे रखा है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज दे रखा है, इस तरह से ये इसको होता है, ठीक है। ये तो हमने बेसिक देख लिया है अर्थक्वेक के बारे में। अब हम पढ़ते हैं न्यूज़ के बारे में कि भाई न्यूज़ क्या है आज की। तो न्यूज़ ये है दोस्तों कि भाई रिसेंटली गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ये कहा है कि हम लोग सबमरीन केबल्स की मदद से अर्थक्वेक का डिटेक्शन सिस्टम बनाने की सोच रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने ट्रायल्स भी कर लिए हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बात हम जानते हैं दोस्तों कि भाई साइक्लोन को, टाइफून को, टोर्नाडो को, या इवन ड्रॉट्स को, या इवन रेनफॉल को, या इवन मानसून को हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा एक वार्निंग सिस्टम होता है। अगर कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है तो हम वहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट कर देते हैं, जो भी फिशरमैन है उनको जाने से रोकते हैं। पर अर्थक्वेक को लेकर हमारे पास कोई भी एक क्लियर वार्निंग सिस्टम नहीं है। हमें नहीं पता होता कि भाई कब कोई कौन सा अर्थक्वेक फूटने वाला है। हमारे पास एक टाइम पीरियड होता है कि भाई हाँ ठीक है 100 से 300 साल के बीच में एक अर्थक्वेक आएगा। मिसाल के तौर पर नॉर्मली जैसे जो इंडियन हिमालयन रीजन है हमारा, इंडो नेपाल बॉर्डर जो है, जिसमें 2015 पे एक अर्थक्वेक आया है, वहीं पर ये बताया जा रहा है कि भाई वहाँ पर वापस से 100 से 300 साल के बीच में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, बहुत ज़्यादा रिक्टर पैमाने का या मोमेंट मैग्नीट्यूड पैमाने का आ सकता है। पर हमें ये नहीं पता कि वो कब आएगा। तो सुंदर पिचाई ये कह रहे हैं कि हम जब इस एरा में रह रहे हैं तो हमें टेक्नोलॉजी की मदद से ये पता लगा लेना चाहिए कि भाई अर्थक्वेक कब आने वाला है, जिसकी वजह से हम लोग जो जाने जा रही हैं, कैजुअलिटीज जो हो रही हैं अर्थक्वेक की वजह से, क्योंकि हम सही टाइम पे लोगों को इवैक्यूएट नहीं कर पाते, बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर जाती है, लोग धस के मर जाते हैं और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज होती हैं। उसको रोकने के लिए ये एक तरीका लेकर आए हैं कि एक वार्निंग सिस्टम बना दिया जाए, और वो मदद ले रहे हैं सबमरीन केबल से। सबसे पहले समझते हैं कि भाई सबमरीन केबल्स क्या होती है। उससे पहले आप देखेंगे इंडिया के अंदर कितने सारे अर्थक्वेक आए हुए हैं। रिसेंटली हमारे 2015 में आया था इंडिया नेपाल के अंदर, और इसका जो मोमेंट मैग्नीट्यूड में था वो 7.8 था। इसके अलावा डिस्ट्रक्टिव आप देख सकते हैं सुनामी भी था जिसका 9.1 था। तो हमारे पास एक कोई वार्निंग सिस्टम नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि भाई जो अंडरग्राउंड सबमरीन केबल्स है वो क्या है। देखो दोस्तों, ये जो सबमरीन केबल है ये बेसिकली इंटरनेट केबल्स हैं। पूरे वर्ल्ड का जो इंटरनेट है वो इन केबल से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आपको शायद नहीं पता होगा, पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट जो है वो अंडरग्राउंड केबल से जुड़ा हुआ है, यानी कि यूएसए और इंडिया केबल से जुड़े हुए हैं, या यूएसए यूरोप, या यूएसए चाइना, यूएसए अफ्रीका, ये सब केबल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको मैं आपको मिसाल के तौर पे एग्जांपल से समझाता हूँ। भाई आप यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब पे आपको मान लीजिए कोई एक फॉरेन यूट्यूबर पसंद है, कोई फॉरेन यूट्यूबर है जो अमेरिका का है। आप उसका कंटेंट देखते हैं, आप क्या करते हैं, उसको टाइप करते हैं नेम कि भाई फलाना यूट्यूबर अमेरिका, और जैसे आप टाइप करते हैं तो फिर आप जैसे उसके वीडियो पर क्लिक करते हैं तो यूएस सर्वर पे मौजूद था वो वीडियो, क्योंकि उसने अपने सर्वर पे उसको अपलोड किया था। तो वो यूएस सर्वर पे वो वीडियो जो होता है विद इन सेकंड्स आपके पास इंडियन सर्वर पे आ जाता है। तो वो कैसे आता है, वो इसी केबल्स की वजह से आता है, ये जो आप केबल्स देख रहे हैं। यानी कि पूरे वर्ल्ड के इंटरनेट को हमने केबल से जोड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस केबल। सारे जो सर्वर हैं, यूएस सर्वर, इंडियन सर्वर, अफ्रीकन सर्वर, जापानीज सर्वर, इन सबको हमने जोड़ रखा है। और ये काम 1850 से चल रहा है, ये अभी रिसेंट काम नहीं है, 1850 से चल रहा है। तो ये कैसे काम करता है, आप यहाँ पे देखेंगे कोस्टल एरियाज के अंदर, कोस्टल सिटीज के अंदर इस तरह से केबल स्टेशन होते हैं। यहाँ से केबल डाली जाती है नीचे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से नीचे जाती है, और बिल्कुल ठेठ नीचे जाकर ये जो ओशन का बॉटम है, जहाँ पर ये केबल्स ले डाउन कर दी जाती है। और यहाँ पे लगे हुए होते हैं कुछ रिपीटर और एम्पलीफायर जो इस केबल की फ्रीक्वेंसी को और सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखते हैं। और ये जो केबल होती है इसको हम कहते हैं आर्मर्ड केबल कहते हैं।
आर्मर्ड केबल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत थिक होती है और इस पर रस्टिंग और पानी का कोई इफेक्ट नहीं होता। इवन यहाँ पे आके कोई शार्क इसको चबा भी लेगी तो भी इसको कुछ नहीं होता। और इसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे ये होती है ऑप्टिक फाइबर केबल। इसकी स्पीड होती है डेटा ट्रांसमिशन की 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जी हाँ, पर सेकंड ये 2.5 लाख किलोमीटर तक की स्पीड से यहाँ पे डेटा ट्रैवल करता है। और इसीलिए सेकंड्स के अंदर आप यूएसए में मौजूद कोई भी डेटा देख सकते हैं, यूएसए वीडियो कोई देख सकते हैं या जापानीज कोई वीडियो देख सकते हैं, कुछ भी आप इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। इसको इस तरह से ले डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स और कई बार मैन्युअली इसको इस तरह से प्लेस किया जाता है अंडरग्राउंड केबल्स, और ये इस तरह से केबल होती हैं। तो संदर्भ विजय ये कह रहे हैं कि भाई चूंकि हमारे पास वर्ल्ड पे पूरा एक नेटवर्क है केबल का, ठीक है, इस तरह से केबल का नेटवर्क आप देखेंगे, ये पूरा वर्ल्ड का नेटवर्क का केबल है। देखो इस तरह से पूरा ही जुड़ा हुआ है, यूएसए जो है वो यूरोप से जुड़ा हुआ है, अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, अफ्रीका इंडिया से जुड़ा हुआ है, ये पूरा साउथ ईस्ट एशियन से जुड़ा हुआ है। फिर ये पूरा रिंग ऑफ फायर आप देख सकते हैं, पूरा जो वर्ल्ड है ये सबमरीन ऑप्टिक केबल से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इंटरनेट चलता है। तो संदर्भ पिचाई जो है गूगल के सीईओ ये कह रहे हैं कि भाई चूंकि हमारे पास एक पूरा नेटवर्क है, अगर हम इन केबल पर, आप ये देखेंगे इन केबल पर अगर हम सेंसर्स लगा दें, हाई रेजिस्टिविटी सेंसर अगर हम लगा दें, तो अर्थ के नीचे मौजूद जो भी माइन्यूट से माइन्यूट सिस्टमिक एक्टिविटी भी हो रही है हम उसका पता लगा लेंगे और उसके बेसिस पे हम आगे फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारे पास इतना ज़बरदस्त नेटवर्क है इंटरनेट केबल्स का जो 1850 से चल रहा है। अब आप देखेंगे ये एक इलस्ट्रेशन है, ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, बीच में सबमरीन केबल जा रही है, और यहाँ पर अगर मैंने सेंसर लगा दिया तो वो माइन्यूट से माइन्यूट एक्टिविटीज़ को भी मेजर करेगा, उसका डेटा देगा, और इससे हमें एक फोरकास्टिंग मिलती है कि भाई ठीक है इस फलाने फलाने एरिया के अंदर अर्थक्वेक आने वाला है, तो वहाँ पे लोगों को एवैक्यूएट करा जा सकता है और बहुत सारी जानें बच सकती है। यानी कि एक हमारे पास अब तक जो एक वार्निंग सिस्टम नहीं था, ठीक है, एक प्रिकॉशनरी सिस्टम नहीं था, वो इस सबमरीन केबल की मदद से हो सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। यहाँ पे सेंसर्स लगाए जाएंगे जो बहुत सेंसिटिव होंगे, माइन्यूट से माइन्यूट एक्टिविटीज़ को भी वो टैप कर लेंगे और उसका डेटा भेजेंगे, जिसकी वजह से सिस्मोलॉजिस्ट जो है इसको टैप करके बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आने वाला है। इससे पहले बस हमारे पास एक ईयर की विंडो होती थी कि 100 से 300 साल के बीच में यहाँ पर अर्थक्वेक आ सकता है, पर ये कब आएगा कैसे आएगा हमें नहीं पता था। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है और यही पूरा वीडियो है, ये इसकी बेसिक न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सेंसर्स लग जाते हैं तो हम बहुत इफेक्टिवली पूरे वर्ल्ड को कर सकते हैं। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि भाई जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं जैसे सेंट्रल एशिया है या चाइना है, यहाँ पर अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हैं, वहाँ पर फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर केबल्स तो नहीं है। तो नॉर्मली ये देखा गया, आप जानते हैं रिंग ऑफ फायर, आप जानते हैं ये हमारी रिंग ऑफ फायर है, ये वाली और ये वाली, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ और अर्थक्वेक देखे जाते हैं। नॉर्मली कॉन्टिनेंट के विदिन में इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के अर्थक्वेक हम देखते नहीं है। तो ये बेसिकली जो सिस्टम है गूगल का सबमरीन वाला जो सिस्टम है, ये नॉर्मली कोस्टल कंट्रीज़ को बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि कोस्टल कंट्रीज़ में ही क्या होता है, कोई अंडर वाटर अर्थक्वेक आया है तो वहाँ पर सुनामीज जो होती हैं, सबमरीन अर्थक्वेक जनरेट होता है जिसकी वजह से सुनामीज आती है। और ये सारे कोस्टल कंट्रीज़ हैं, इवन हमारे यहाँ पर हम देखें मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है सुनामीज से। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्टिवली ये इस सिस्टम से वर्क ऑन हो सकता है, ये सिस्टम से बेनिफिट हो सकते हैं। तो फिलहाल जो है गूगल ने बोला है कि हम सबमरीन केबल्स को यूज़ करेंगे और जितने भी सबमरीन कोस्टल कंट्रीज़ हैं या सिटीज़ हैं उसको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मली अभी लैंडलॉक कंट्रीज़ के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि केबल्स जो है वो सिर्फ अंडर वाटर है। तो ये पूरा वीडियो तो आया होगा, आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर हमने बात कर ली है अर्थक्वेक के बेसिक के बारे में, सिस्मिक वेव्स के बारे में, उसके बाद स्केल के बारे में, मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल जो है वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि जो एनर्जी रिलीज हुई है उससे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है और डिस्प्लेसमेंट के पीछे फोर्स कितना लगा है। वो अगर आपको पता है तो आप एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज पता लगा सकते हैं, बजाय कि आप वेव हाइट को देख के बताएं कि भाई एनर्जी कितनी रिलीज हुई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कुछ लोगों के मन में ये एक होगा कि भाई यार नीचे जो सबमरीन केबल्स हैं उसका फिर अगर वो टूट गई है, उसके अंदर कोई वेरिएंट टेयर है, इसको कैसे किया जाता है। तो आप ये इलस्ट्रेशन देखेंगे। नॉर्मली अगर कोई केबल को रिपेयर भी करना होता है तो यहाँ से काट दिया जाता है, फिर शिप उसको केबल को ऊपर खींचता है और यहाँ पे खींचने के बाद इसको रिपेयर किया जाता है रेड एरिया और उसको वापस छोड़ दिया जाता है। तो ये एक डायग्राम है जिसको भी बहुत इफेक्टिवली बहुत ईजी वे के अंदर बता रहा है कि भी अंडरग्राउंड केबल जो है उसको मेंटेन किया जाता है, क्योंकि आपने बिछा तो दी, अब इसका वेरिएंट टेयर कौन देखेगा, इसकी ऑपरेशन कॉस्ट कैसे होगी। तो इस तरह से किया जाता है। शिप जो है वो उस केबल को पहले यहाँ से काटा जाता है, उसके बाद उसको ऊपर लिया जाता है, ऊपर ले जाने के बाद ऊपर लेकर इसको फिर जोड़ दिया जाता है, उसको फिर वापस से छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से जो केबल है वो तब से लेकर अब तक एग्जिस्ट कर रही है। आर्मर्ड केबल होती है, नॉर्मली इसका वेरिएंट टेयर नहीं होता है। और जो पूरा वर्ल्ड आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से पूरा केबल से घिरा हुआ है, यानी कि अगर ये केबल्स नहीं होगी तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको समझ में आया होगा। तो अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। इससे पहले बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और यहाँ पर आपको बताना था करेक्ट ऑर्डर ऑफ माउंटेन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट आपको चलना था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नन ऑफ दीस, इसमें से कोई भी नहीं है। क्या देखेंगे, सबसे पहले आती है यहाँ पर नागा हिल्स आती है। ईस्ट से वेस्ट चल रहे हैं, हम यूँ चल रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, हम लोग यूँ चल रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है
और ये साउथ है। यूँ चल रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट। तो सबसे पहले नागा हिल्स है, उसके बाद जैंतिया हिल्स है, फिर जो है खासी हिल्स है, उसके बाद गारो हिल्स है। तो यानी कि ये नंबर 1 पे है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ये आंसर हो गया नन ऑफ दीस। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, मैं बेस्ट क्वेश्चन में इसलिए आपको देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिस्पॉन्स दे। मैं चाहूँगा, आप ही के लिए कर रहा हूँ मैं, एक ही वीडियो के अंदर आपको तीनों चीज़ें मिल रही हैं, रिडल्स भी मिल रही हैं, आपको क्वेश्चन ऑफ द डे भी मिल रहा है और वीडियो का कंटेंट भी मिल रहा है। तो आपकी एक होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ाई हो रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे और अपना जवाब देंगे दोस्तों। अब आप बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है कि भाई व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल्स इन द लव वेव्स। लव वेव जो है, जो एक तरीके की सरफेस वेव्स हैं, उसमें डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो है वो किस तरह से होता है। ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है क्या होगा। सारे ऑप्शन देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, लाइव चैट के अंदर कोई नहीं देगा। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर आपको वीडियोस PDF मिल जाते हैं, क्लास PDF सारे मिल जाते हैं, अपडेट्स मिल जाते हैं यहाँ पर। और इसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करने के बाद। ये चैनल DP है। इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी के एस्पिरेंट हैं और आप रोज हमारे डेली टास्क से जुड़ना चाहते हैं, डिस्कशन से जुड़ना चाहते हैं और आप एक फन वे के अंदर ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इंटरैक्टिव टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चैनल ज्वाइन करने के बाद आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे और मैं आपको फिर ऐड ऑन कर लूँगा। सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं, चैनल ज्वाइन करते हैं, उसके बाद मुझे मैसेज करते हैं कि सर प्लीज़ ऐड मी इन योर इंटरैक्टिव टेलीग्राम ग्रुप, और इस तरह से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा अगर आप हमारी यूजीसी नेट पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं बहुत जल्दी। 1 अगस्त या अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर हम लोग एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। बैच रहेगा, ऑनलाइन बैच, जिसके अंदर कंप्लीट कोर्स कवरेज मिलेगी, लाइव क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी, रिवीजन क्लासेस होंगी और पूरा आपको ज्योग्राफी का असिस्टेंस मिलेगा अलॉन्ग विद द PDF एंड मटेरियल, सब कुछ मिलेगा दोस्तों। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो गूगल में डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे रखा है, इसको आप फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे। और इस वीडियो में इतना दोस्तों, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। ये चैनल में आपको रेड बटन दबाना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा के रखना है, नोटिफिकेशन ऑल पे रखना है। और ये दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑनलाइन गूगल फॉर्म का लिंक, इसको आप क्लिक करेंगे और फिलअप करके सबमिट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम चैनल का नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास PDF का लाभ उठा सकते हैं और डेली टास्क यहाँ पे होते हैं, आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।